कर रहे हैं वो भी आपको भी बताऊंगी। ओके, वंस अगेन गुड इवनिंग एंड वेलकम टू क्लास। लर्निंग असेसमेंट पेपर, ये आपका थर्ड सेमेस्टर का पेपर है, पर्सपेक्टिव ऑन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। यहाँ पे देखना कितने क्वेश्चंस हैं बस, ठीक है। ओनली फर्स्ट क्वेश्चन चेक करो। ये जो आपका पोर्शन है फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे 2 लॉन्ग क्वेश्चन है, 2 लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, 2 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, फर्स्ट 2 लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ओके, फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट यूनिट का यहाँ पे 2 लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। तो कैसे आ सकते हैं ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन? व्हाट इज असेसमेंट, राइट अबाउट द असेसमेंट कंसेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रिंसिपल्स विथ मेरिट डिमेरिट्स, इतना, दैट्स इट। और एक क्वेश्चन है इवैल्यूएशन का भी सेम, राइट अबाउट द इवैल्यूएशन, व्हाट इज इवैल्यूएशन, उसका मीनिंग, उसका डेफिनेशंस, आफ्टर दैट कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका प्रिंसिपल्स, उसके मेरिट डिमेरिट्स, ये हो सकता है। और एक पार्ट है यहाँ पे 2 लॉन्ग क्वेश्चन पहले पार्ट में बोल दिया, देख सकते हो, पर्पस, प्रिंसिपल, कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वेश्चन में इवैल्यूएशन मेंशन नहीं है बट असेसमेंट जरूर मेंशन है। बट ना जब क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब आपका एग्जाम में आ रहा है, तो इवैल्यूएशन भी आ जा रहा है। तो हमें 2 क्वेश्चन प्रिपेयर करना पड़ेगा फर्स्ट यूनिट से, दैट इज द इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट। ये दोनों को अच्छे से करना पड़ेगा। एंड आफ्टर दैट एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, इंपॉर्टेंट वन है। तो वो शॉर्ट क्वेश्चन होता है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। What is the relationship between, what is the relationship between, relationship between, ठीक है, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। ये एक आ रहा है आपका क्वेश्चन, ठीक है। हमेशा ये चीज को याद रखें, व्हाट इज द रिलेशनशिप। और ये मान के चलो कि ये जो अभी 2 क्वेश्चन बोल रही हूँ, ये सीटेट के साथ साथ केबीएस, एनवीएस, जेएनवी, आप जो भी बोल रहे हो, फिर आपके उड़ीसा गवर्नमेंट के जो भी टीचिंग जॉब्स है, सब में आ रहा है। सो ये रिलेशन जानना भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप क्या है। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है और आप बस याद करके जा रहे हैं बस एक क्वेश्चन, मतलब सोच लो कि आपने असेसमेंट पढ़ा है, इवैल्यूएशन लिखना है, तो इवैल्यूएशन का इंट्रो, मीनिंग, डेफिनेशन को अगर याद कर लेते, बाकी पोर्शन दोनों का सेम रहेगा, ठीक है। बिकॉज ये जो इंपॉर्टेंट चीज मैंने अभी बोला कि इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट बोथ आर द 2 साइड, मतलब हम बोल सकते हैं कि 2 साइड्स ऑफ ए सेम कॉइन है, एक साथ चलता है। अगर एक राइट हैंड है तो दूसरा लेफ्ट हैंड है, दोनों एक साथ चाहिए। सो ऐसा बॉन्डिंग है इन दोनों क्वेश्चंस के कि आपको हर जगह यूजफुल लगेगा जितना भी आप टेट एग्जाम्स दोगे, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन पहला इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप भी। और उसके साथ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इस यूनिट से और कुछ भी नहीं करते हो, दिस द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस यूनिट, वो होता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन, अब क्लासिफिकेशन से ही तुम्हारा आधा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्लासिफिकेशन से इस पेपर का आधा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण, और क्लासिफाई द डिफरेंट काइंड्स ऑफ असेसमेंट और इवैल्यूएशन ऑन द बेसिस ऑफ पर्पसेस और यूजेस इन डिफरेंट एग्जामिनेशन, डिफरेंट जोन्स, फील्ड्स एटसेट्रा। एंड उसके बेसिस पे इसको डिफरेंट वेट से कैसे डिवाइड करके टाइप्स बनाए गए हैं, जैसे उसके एट्रीब्यूट के बेसिस पे, उसके पर्पस के बेसिस पे, उसके क्राइटेरिया के बेसिस पे, उसके रेस्पॉन्स के बेसिस पे, उसके एटीट्यूड के बेसिस पे क्या चाहिए, ठीक है। उस बेसिस पे यहाँ पे वेराइटीज दिया गया है। एंड ऑलमोस्ट असेसमेंट का वेराइटी 15-16 टाइप्स का है। कुछ का नाम अभी मैं बोल रही हूँ, इससे भी तुमको मतलब नॉलेज मिलेगा, आइडिया मिलेगा। पहले तो हम 2 पहले पढ़ चुके थे, फॉर्मेटिव एंड सबमेटिव, ये दोनों सबको पता है। फिर अच्छे से पढ़ेंगे हम सबमेटिव, क्योंकि इससे शॉर्ट लॉन्ग सब होएगा। पेडागोजी भी क्वेश्चंस हैं, इसी से पेडागोजी क्वेश्चंस है, याद रखना है। फिर आता है प्रोग्नोस्टिक। प्रोग्नोस्टिक का ऑपोजिट क्या है? प्रोग्नोस्टिक का ऑपोजिट है डायग्नोस्टिक, ठीक है, डायग्नोस्टिक। 4 हो गए। इसके बाद और भी मैं बोलती हूँ, अचीवमेंट टेस्ट, पहले भी मैंने आपको अचीवमेंट टेस्ट पढ़ाया है, अचीवमेंट टेस्ट। एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, ठीक है। आफ्टर दैट और क्या है?
क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, नॉन रेफरेंस टेस्ट, पता है जो लास्ट टाइम मैंने जब एग्जाम दिया था उड़ीसा गवर्नमेंट, वो SSC का एग्जाम दिया था, तो वहां पे मुझे क्राइटेरियन एंड जो नॉन रेफरेंस टेस्ट होता है इनके अंदर क्वेश्चन पड़ा था। इवन इन नेट एग्जाम, जो एजुकेशन का नेट एग्जाम होता है ना, यूजीसी नेट, उसमें भी इससे क्वेश्चन था। तो सोच लो कितना इंपॉर्टेंट चीज है, सिर्फ थ्योरी के लिए नहीं बोल रही हूँ। जो लोग चीटिंग कर रहे हो तो उनके लिए पहले ही मैं रोक रही हूँ कि अगर सीटेट क्लियर करना है, अगर 2-3 साल के अंदर ही जॉब करना है, क्रैक करना है, तो आप लोग पढ़ना शुरू करो, चीटिंग मत करो। चीटिंग इज नॉट नेसेसरी, ये नेसेसरी नहीं है, वो अभी पास करवा देगा बट फ्यूचर में कोई चीज क्लियर नहीं होगा। सो उसको छोड़ के गाइड के हिसाब से माइंड में रखो कि हमें डिटेल क्लियर करके जाना है, ताकि सेम सेम क्वेश्चन। और आपका क्वेश्चन कैसा आता है बताओ? एसेसन रीजन आता है, एसेसन एंड रीजन आता है। एक एसेसन दिया जाएगा और पूछा जाएगा कौन सा स्टेटमेंट इसके साथ क्लियर कर रहा है, रीजन क्या हो सकता है। तो अगर एसेसन इज ट्रू, मतलब स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ऐसा करके बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। वहां पे आप एक क्वेश्चन का टॉपिक भी अगर क्लियरली नहीं जानते हो, कुछ क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट और भी वेराइटीज के आपके होते हैं, जैसे क्वांटिटेटिव, 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 ठीक है, क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव, ठीक है, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। और होता है आपका इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। फिलहाल के लिए इतना आपको पढ़ना है, ठीक है, इतना आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक। चलो, ये फर्स्ट यूनिट का इतना क्वेश्चन करने से भी हो जाएगा, बाकी अगर नहीं भी करेंगे चलेगा। करिकुलम फ्रेमवर्क आप पढ़े हो, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जो है, असेसमेंट भी वही है। तो ये दो चीज आप पहले ही पढ़ चुके हैं। एक है कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट है, इवैल्यूएशन हमने पढ़ा था, सेम है। और एक है करिकुलम फ्रेमवर्क्स के ऊपर क्या रिकमेंडेशंस था, वो है जो पहले आप पढ़ चुके हैं, फिर से हम लोग देख लेंगे। दिस आर शॉर्ट क्वेश्चंस। फिर देखो ऊपर, अगर फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड सबमिटिव असेसमेंट को अच्छे से हम लोग पढ़ लेते हैं तो सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड यूनिट एट ए टाइम कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट एट ए टाइम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और हार्डली हमारे पास 5 यूनिट्स हैं। टूल्स ऑफ असेसमेंट, थर्ड यूनिट। टूल्स मतलब जानते हैं हम, असेसमेंट जो कर रहे हैं, असेसमेंट इज वन काइंड ऑफ जस्टिफिकेशन ऑफ द जजमेंट, जजमेंट को जस्टिफाई करने के लिए। अच्छा, जैसे बोलते हैं राहुल गॉट 66 मार्क्स इन मैथमेटिक्स, तो 66 मार्क्स जो मैथमेटिक्स में उसको मिला है, वो गुड है, बेस्ट है, वर्स्ट है, क्या है, उसको जस्टिफाई करने को असेसमेंट कहा जाता है। जो उसको मार्क्स मिला, वो मार्क्स उसका इवैल्यूएशन है, बट हम जो जस्टिफिकेशन देंगे कि वो पास हो गया, फेल हो गया, क्लियर कर लिया, नहीं क्लियर किया, जो भी है, उसको हम जस्टिफिकेशन और जजमेंट बोलते हैं, वो असेसमेंट है। असेसमेंट से लास्ट रिपोर्ट्स में मेंशन होता है जो कैरेक्टर, वो पता चलता है। जस्ट लाइक आपका स्टूडेंट का पोजीशन क्या है, वो क्यों अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, तो उसमें हम असेसमेंट काउंट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो छोटे छोटे टूल्स चाहिए, मतलब जैसे हम किसी को एग्जामिन करने के लिए फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एमसीक्यूज और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, बाइनरी चॉइस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ये सारी चीजों को लेकर शॉर्टकट एक क्वेश्चंस बना है, ठीक है। शॉर्टकट यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चंस है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल सॉल्विंग, डाइवर्जेंट, कॉन्वर्जेंट, डिसीजन मेकिंग, यहाँ पे 5 क्वेश्चन बन गए। उसे छोड़ के यहाँ पे 4-5 क्वेश्चंस हैं। तो ऐसे शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत है। रूब्रिक्स क्या है, प्रोफाइल, प्रोजेक्ट, परफॉर्मेंस, पोर्टफोलियो, सेल्फ कॉन्सेप्ट, ये सब भी है। फोर्थ में भी सेम है, चीजों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा बनाया गया। जैसे कि होता है कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए प्लानिंग कैसे करते हैं, तो आपको ब्लूप्रिंट सिखाया था अचीवमेंट टेस्ट के साथ, उसको डिटेल करना है। ओपन बुक एग्जामिनेशन क्या होता है, ओरल टेस्ट क्या होता है, रिटन टेस्ट क्या है, ये सब। इसे छोड़ के आपके क्वेश्चन मटेरियल आप कैसे बनाएंगे, किसी क्वेश्चन पेपर को स्कोरिंग कैसे करोगे,
ये क्वेश्चंस भी हैं। डेवलपमेंट ऑफ रूब्रिक्स उसी के बेसिस पे बनता है। फिर थोड़ा मैथमेटिक्स है, मैंने आपको पहले भी बोला था। तो यहाँ पे देखो, जैसे सेंट्रल टेंडेंसी एंड वेरिएबिलिटी, दो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। आफ्टर दैट ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन है। परसेंटाइल रैंक, ग्रेड पॉइंट सिस्टम, एवरेज, जेड स्कोर, देन आपका डाटा कैसे फिक्स करते हैं, नॉर्म रेफरेंस, क्राइटेरियन रेफरेंस, सेल्फ रेफरेंस्ड, ये कैसा होता है। देन आता है रिपोर्टिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस। आप बच्चों को जज कर रहे हो, पढ़ा रहे हो, उसके बाद उसके लिए रिपोर्ट्स बना रहे हो जो कि आप सबमिट कर रहे हो, उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट बोल के उनके पेरेंट्स को। तो रिपोर्ट्स कितने टाइप के होते हैं, कैसे परफॉर्मेंस को जज किया जाता है। प्रोग्रेस रिपोर्ट है, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड है, प्रोफाइल है, ओपन हाउस है, कैसा है। और ये बार बार पूछे जाने वाले एक शॉर्ट क्वेश्चन है, यूज ऑफ फीडबैक फॉर टीचर्स एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट करिकुलम रिविजन। अगर 4 भी यूनिट बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो अच्छा मार्क्स रह जाएगा, बैक पेपर्स तो नहीं रहेंगे। ठीक है। बार बार बोल रही हूँ, चीटिंग नहीं करना है। चीटिंग करने से क्लियर नहीं हो रहा है तो फिर भी बैक पेपर रह गया तो आपका चीटिंग करके पैसा देके कोई फायदा नहीं है। उससे अच्छा है पढ़ लो, उससे क्लियर हो जाएगा। जो लिख के आ रहा है, कुछ बच्चों को मैं बोलती हूँ कि उन्होंने लिखा भी नहीं था फिर भी क्लियर हुआ है, क्योंकि एक एक लॉन्ग क्वेश्चन का जो लिखने का स्टाइल है वो अगर अच्छा रहता है तो ऑब्वियस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऑब्वियस क्लियर हो जाएगा। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन और कुछ है। बोर्ड एग्जामिनेशन क्या होता है, एनुअल एग्जामिनेशन, हाफ ईयरली, यूनिट टेस्ट, क्लास टेस्ट, सब है। नेशनल अचीवमेंट सर्वे NAS बोलते हैं, ये भी है। स्टेट अचीवमेंट सर्वे SAS बोलते हैं, ये भी है। मार्किंग वर्सेस ग्रेडिंग भी है। नॉन डिटेंशन पॉलिसी इतना जरूरी नहीं है। ऑब्जेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी शॉर्ट क्वेश्चन 1 पेज वाला क्वेश्चन है सारे। फिर आता है आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन क्या है, CBT और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन क्या है, टेक्नोलॉजी बेस्ड एग्जामिनेशन क्या है। दैट्स इट, इतना है। तो अगर मैं काउंट कर लेती हूँ तो इस बार इस पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन ज्यादा है, लॉन्ग क्वेश्चन कम है। लॉन्ग क्वेश्चन गिन के 7 से 8 है। शॉर्ट क्वेश्चन मैक्सिमम अगर गिनोगे 25-30 मिलेंगे। छोटे छोटा क्वेश्चन, एक एक पेज, 1.5 पेज वाला क्वेश्चन का आंसर्स बनेगा। ठीक है, सो ये याद रखो, ये पेडागोजी पेपर्स में भी फिर से काम में आएंगे, बोथ पेडागोजी पेपर्स के लिए है। फिर भी आपके लिए रिकॉर्ड कर दे रही हूँ। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का, इसी के साथ आपको लिख लेना है कि इसका नोट्स इवैल्यूएशन का। ठीक है, इवैल्यूएशन का भी फर्स्ट इंट्रो मीनिंग डेफिनेशन में आपको पढ़ा दूंगी ताकि आप दोनों का आंसर एट ए टाइम कर सके। जब आप असेसमेंट के नोट्स लिख रहे हैं तो असेसमेंट का जो व्हाट इज असेसमेंट लिखा ना, तो आप व्हाट इज इवैल्यूएशन उसके नीचे ही लिख दो, तो 2 लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा। एटलीस्ट मैं बोल रही हूँ ना, 3-4 लॉन्ग क्वेश्चन को नोट्स में लिख दो, बाकी सब बुक से पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो। 3-4 लॉन्ग क्वेश्चन बस आप नोट कॉपी में नोट डाउन कर लेना। ठीक है, सो व्हाट इज असेसमेंट में हम क्या लिख रहे हैं, देखो। व्हाट इज असेसमेंट? इन असेसमेंट टीचर गैदर, समराइज एंड इंटरप्रेट द डाटा टू डिटरमाइन व्हिच स्ट्रेटजीज टू इम्प्लीमेंट टू फर्दर एनहांस द लर्निंग एक्सपीरियंस। देखो, एक बच्चा पढ़ेगा तो उसका क्या बढ़ेगा। एक बच्चा स्टडी कर रहा है, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसका लर्निंग एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उसका लर्निंग एक्सपीरियंस बढ़ेगा, एक्सपीरियंस गेन करेगा वो। ठीक है, एक्सपीरियंस बढ़ेगा। अगर वो बच्चा नहीं पढ़ता है तो उसका एक्सपीरियंस गेन भी नहीं हो पाएगा, या फिर वो बच्चा फोकस नहीं करता कोई काम को सीखने के लिए, उसका एक्सपीरियंस नहीं बढ़ेगा। तो टीचर असेसमेंट के टाइम पे क्या करते हैं, सुनो। इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट ये दोनों ही टीचर सेंटर्ड है, मतलब टीचर बच्चों को जज करते हैं, बच्चों को इवैल्यूएट करते हैं। तो उससे पहले जो एग्जामिनेशन टेस्ट होता है ये सब स्टूडेंट ओरिएंटेड है, मतलब एग्जामिनेशन, टेस्ट और एनी टाइप ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन, सेमेस्टर एग्जामिनेशन, ये कौन देता है, बच्चे देते हैं। और हम उसको जब जज करते हैं तो वो इवैल्यूएशन और उसके बाद आता है असेसमेंट। ठीक है, तो असेसमेंट प्रोसेस में क्या किया जाता है ना, ऑल टोटल जितना भी इंफॉर्मेशन मिला बच्चे जब एग्जाम दे रहे थे और एग्जाम के बाद इवैल्यूएशन के बाद जो भी इंफॉर्मेशन मिला या फिर जो हमें डाटा मिला, जो हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समराइज करने के मिला, तो वो सबको हम इंटरप्रीट करते हैं। और उसके लिए जो स्ट्रैटेजीज हम बना रहे हैं कि बच्चों का क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड बनाएंगे या बच्चों का हम रिकॉर्ड फाइल्स बनाएंगे, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स बनाएंगे, उसमें हम असेसमेंट इंफॉर्मेशंस को लिखते हैं, सो दैट
जब बच्चा उसको देखे, उससे समझे, तो वो अपना फ्यूचर एक्सपीरियंस को गेन करे, जो अपना लर्निंग एक्सपीरियंस है वो गेन करे। अगर सपोज एक बच्चा 60% मार्क्स रखता है इन एनी सब्जेक्ट, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया ये इवैल्यूएशन है, बिकॉज मार्किंग सिस्टम हो गया इवैल्यूएशन, ई को छोड़ दे तो वैल्यूएशन होता है, valuation of exam, any type of test, any type of activity, that is called evaluation। तो वैल्यू क्या मिला 60%, बट उसके बेसिस पे, वैल्यू के बेसिस पे इसको क्या मिला फर्स्ट डिवीजन। तो फर्स्ट डिवीजन जो डाटा हमने लिखा इस वैल्यू के बेसिस पे, तो हमें पता चला कि बच्चों को 60% का एक्सपीरियंस है इस सब्जेक्ट में और उसको इतना मार्क्स मिला है, तो वो फर्स्ट डिवीजन में है। तो फर्स्ट डिवीजन हो गया उसका असेसमेंट और इवैल्यूएशन हो गया उसका मार्क। वैल्यूएशन हो गया मतलब वैल्यू हो गया तो उसका मार्क्स, ठीक है, उसी वैल्यू के वजह से आप असेसमेंट दे रहे हो और कर रहे हो। नेक्स्ट, असेसमेंट आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग। याद रखो, जब भी हम टीचिंग देते हैं वहां पे भी असेसमेंट किया जाता है। जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं ना, सो वी वांट टू नो अबाउट द स्टूडेंट फर्स्ट, their behavior, their progress, their knowledge, their IQ, everything by little activities performing in the classroom। क्लासरूम में छोटे छोटे एक्टिविटीज के थ्रू हम बच्चों का परफॉर्मेंस को जज करते हैं। जस्ट लाइक सम स्टूडेंट्स आर वेरी एक्टिव इन द क्लासरूम, सम आर नॉट, सम आर फिजिकली प्रेजेंट मेंटली एब्सेंट, सम आर वेरी फोकस्ड। तो यहाँ पे जो काइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स क्रिएट हो रहे हैं, तो उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग, उनके जजमेंट के अकॉर्डिंग, उनका आंसर गिविंग और रेस्पॉन्स के अकॉर्डिंग, तो उस बेसिस पे हम पहले बच्चों को जांच रहे हैं कि कितना बच्चे जानते हैं। आप में से भी कुछ बच्चे हैं, दे एवरी टाइम आस्क मी अबाउट देयर करियर, अबाउट देयर प्रोग्रेस, कैसे हम लिखें मैम तो और अच्छा होगा, हमें फ्यूचर में ये करना है। तो फ्यूचर का प्रिपरेशन यहाँ से स्टार्ट होगा, ऑब्वियस है। तो अगर आप फाउंडेशन जांचना चाहते हो तो प्रोग्रेस बच्चों का पहले जांचना पड़ेगा, आफ्टर दैट ही आप आगे जा सकते हो। तो वो प्रोग्रेस जांचने के बाद जो आप लिखते हो एक मैसेज कि बच्चों को इतना नॉलेज है, वो असेसमेंट है। और लर्निंग एंड टीचिंग बोथ का इंटीग्रल पार्ट, मतलब बोल सकते हैं कोर पार्ट। अगर आपके बॉडी में हार्ट है, एंड हार्ट इज द कोर ऑर्गन ऑफ योर बॉडी, बिकॉज हार्ट सर्कुलेट्स द ब्लड एंड वो आपके ब्लड को पहुंचाता है कोने कोने तक बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। सो दैट कोर और इंटीग्रल ऑर्गन है, वैसे ही ये इंटीग्रल पार्ट है टीचिंग एंड लर्निंग का। ये शॉर्ट क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि कैसे असेसमेंट इंटीग्रल पार्ट है टीचिंग एंड लर्निंग का, ठीक है। इट रिक्वायर्स प्लानिंग। पता है, कोई भी चीज कर रहे हो इन टीचिंग लर्निंग, जस्ट लाइक एक छोटा सा टेस्ट ही क्यों ना ले रहे हो, जैसे आज मुझे स्टार्ट करना था, तो मुझे बहुत सारा चीज आपको बताना था, तो कैसे बताना है, कि कैसे स्टार्ट करना, क्या पढ़ाऊं ना पढ़ाऊं, सब कुछ एक अरेंज करना पड़ता है माइंड में। तो ये जो अरेंजमेंट होता है, ये टीचिंग लर्निंग में भी चाहिए, एग्जामिनेशन में भी चाहिए, अप्रेजल फॉर्म में भी चाहिए, मेजरमेंट में भी चाहिए, एंड प्लस आपके जितने टाइप ऑफ असेसमेंट इवैल्यूएशन है सब में चाहिए। सो एक प्लानिंग, मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कोई काम को कंडक्ट करने के लिए हमें प्रॉपर प्लानिंग चाहिए होता है। जस्ट लाइक गणेश पूजा हो रहा है, तो गणेश पूजा के लिए पहले से प्रिपरेशन किया तब तो हुआ ना। कोई भी प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हो तो पहले से आप प्रिपेयर हो रहे हो तभी कंडक्ट कर पा रहे हो। सो दिस इज द पॉइंट कि आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाना है। तो इट रिक्वायर्स प्लानिंग स्पेसिफिक वेज टू use assignments and discussions to discover what student do or do not understand। क्या बच्चे समझ रहे और क्या नहीं समझ रहे, वो पहले हमें जानना पड़ेगा, ठीक है। अभी बच्चों को अंदर से झांकना, तो ये कौन सा थ्योरी में बताया गया है, बता सकते हो एनीवन प्लीज। हमने ऑलरेडी सेकंड सेमेस्टर में ये थ्योरी को पढ़ा है कि बच्चों को अंदर से उनके आईक्यू का जज करना और जांचना कि उनका आईक्यू कितना है, या कितना वो लेवरियस है, कितना काम कर सकते हैं, दे आर टैलेंटेड और नॉट। ये जो हम थ्योरी बोल रहे हैं, ये कौन सा थ्योरी है, कौन सा थ्योरी है। खुद को भी जज कर सकते हो। अगर खुद को जज करो एवरी डे, अरे मैं ये काम करूं कि ना करूं, मुझसे ये होगा कि नहीं होगा, मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, ये जो चीज मैं कर रही हूँ ना, दिस इज कॉल्ड सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट कि मैं कितना कर सकती हूँ, एम आई एलिजिबल और नॉट, मैं कर सकती हूँ कि नहीं, मैं उसके लिए तैयार हूँ कि नहीं।
सो ये जो हम जांचते हैं परखते हैं इनसाइट, हम असेसमेंट जब रेगुलर पार्ट में करते हैं अपने लर्निंग टीचिंग में, हम बच्चों का इनसाइट चेक करने के लिए हु आर ईगर फॉर मोर चैलेंजेस। आप में से कुछ बच्चे हैं ऑलरेडी वो चाहते हैं कि जॉब कुछ भी लग जाए, वी आर फ्री, मतलब और पढ़ना नहीं है। some students are very active because they are very focused in studies also, they love studies, तो वो चाहते हैं कि हम आगे और करें और करें और करें और करें, आगे जाए। ठीक है, तो अब दोनों के लिए डिफरेंट चैलेंजेस आएंगे। तो हम जांचना चाहते हैं अगर बच्चों के पास इतना एबिलिटी है तो ऑब्वियस वो मोर चैलेंजेस के लिए तैयार है, एंड टू प्रोवाइड इंटरवेंशन फॉर दोज हु आर स्ट्रगलिंग, एंड और क्या प्रोवाइड करेगा, और बाकी लोगों को ऐसा एक रास्ता देगा जो स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैं खुद बोलती हूँ, आई एम ए टीचर, मैं 7 साल से पढ़ा रही हूँ, बट आफ्टर दैट ऑल्सो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर वेरियस टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, वो भी हायर मतलब कैडर का जॉब्स सारे ढूंढ रही हूँ। तो उसके लिए स्ट्रगल बहुत है। यू वांट टू स्ट्रगल, यू वांट टू स्टडी ए लॉट, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, और उस पर अगर फोकस नहीं है तो ऑब्वियस जो चीज 1 साल में होना चाहिए वो आपको 4-5 साल लगेंगे अगर प्रॉब्लम है। तो यही चीज बोला जा रहा है कि आप अगर स्ट्रगल कर रहे हो तो उस स्ट्रगल में भी रास्ता मिलने के लिए आपको इंसाइट का चेक करना पड़ता है। इंसाइट मतलब किसी के अंदर झांकना, इन हिंदी, हिंदी में बोलते हैं किसी के अंदर झांकना कि वो कितना एलिजिबल है। ओके, तो हम असेसमेंट के थ्रू वही काम करते हैं। एज ए टीचर हम असेसमेंट के थ्रू किसी का एलिजिबिलिटी देखते हैं कि वो कितना कर सकता है। अभी देखो पर्पस ऑफ असेसमेंट इन लर्निंग, तो लर्निंग में 3 टाइप ऑफ पर्पस होते हैं असेसमेंट के। देयर आर 3 टाइप ऑफ पर्पस, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। अभी मैंने आपको हिंट दे दिया था, असेसमेंट ऑफ लर्निंग सबमिटिव असेसमेंट है, फॉर दिख गया तो फॉर्मेटिव असेसमेंट है। तो अब पहले हम जान लेते हैं क्या क्या है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग सबमिटिव असेसमेंट पहले बोल रही हूँ। सबमिटिव, सबमिटिव क्या था, एट द एंड ऑफ दिस सेशन जब हम बच्चों को एग्जाम करके उनका रिजल्ट चेक करते हैं और ये जांचना चाहते हैं कि बच्चों को ये 10 यूनिट में से या 5 यूनिट में से कितना नॉलेज मिला, वो जज करने के लिए जो एग्जाम किया जाता है, जस्ट लाइक द एनुअल एग्जाम और सेमेस्टर एग्जाम, और स्पेसिफिकली डेट मेंशन करके जो एग्जाम होते हैं उसे हम सबमिटिव एग्जामिनेशन, सबमिटिव इवैल्यूएशन और सबमिटिव असेसमेंट कहते हैं। असेसमेंट ऑफ लर्निंग lets the teacher, student and their parents know how well each student has completed the learning task and activities। अभी जो बोला, आप, आपके पेरेंट्स एंड मैं तीनों बैठ के जानना चाहेंगे कि आपका नॉलेज, आपका एक्टिविटीज आप कितना कर सकते हैं, आपने अपना लर्निंग टास्क कितने अच्छे से पूरा किया है। ठीक, चलो नेक्स्ट। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट अचीवमेंट एट द एंड ऑफ द पर्टिकुलर टास्क। होता है कोई टास्क कंप्लीट होने के बाद ही हम अगर किसी को जजमेंट देते हैं तो वो असेसमेंट प्रोसेस है और वो सबमिटिव असेसमेंट है। ऑन द बेसिस टीचर प्लान्स द फर्दर एक्टिविटी, तो उसके बाद धीरे धीरे फर्दर एक्टिविटी कौन प्लान करेगा, टीचर्स करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो नाम से ही बोल दिया कि फॉर है, फॉर मतलब फॉर्मेटिव, फॉर मतलब फॉर्मेटिव। अब और एक चीज आया, मैम आपने बोला असेसमेंट एज लर्निंग। हाँ, असेसमेंट एज लर्निंग एक टाइप का सबमिटिव असेसमेंट ही है, बट यहाँ पे हम रेगुलरली खुद को जज करते हैं। जज योर ओन सेल्फ, आप खुद अपनी आप को जज करते हो कि आप कोई सिचुएशन में एडजस्ट हो पा रहे हो कि नहीं, क्या आपका कोई इंप्रूवमेंट हो रहा है, चेंजेस हो रहा है अंडरस्टैंडिंग में, क्या हम हैप्पी हैं, सैड हैं, कुछ भी है, तो वो होता है सेल्फ असेसमेंट। ठीक है, आफ्टर एजेस आप क्या करते हो, जब आपका एज होते जाता है तो आफ्टर एजेस मेनी इयर्स आफ्टर दैट कि आप सोचते हो कि कैसे हम उस चीज को पूरा करें। ठीक है, पूरा करने के बाद वो जो टास्क चैलेंज को मैंने कंप्लीट किया और फीडबैक प्रोवाइड करते हैं खुद को कि हाँ मैंने कर लिया, तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ असेसमेंट। ठीक, असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है ना, फॉर्मेटिव असेसमेंट है। फॉर्मेटिव मतलब तुम्हारे लिए ऑनगोइंग प्रोसेस जो चल रहा है, मतलब जो अभी निरंतर चल रहा है, निरंतर, एट द एंड नहीं, अभी चल रहा है। जैसे कि मैं बीच बीच में आपको क्वेश्चन पूछती हूँ, तो दैट इज अ फॉर्मेटिव असेसमेंट, जस्ट लाइक क्विक एमसीक्यूज और डिबेट या फिर सेल्फ टॉक
और हो सकता है एनी काइंड ऑफ डे टू डे बेसिस पे एग्जाम और टेस्ट और भाइवा। तो ये सब आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट है। तो लिखा क्या है देख लेते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग इज ongoing assessment that allows teacher to monitor student on a day to day basis and modify their teaching based on what the student need to be successful। ये बताया जाता है कि ऑनगोइंग प्रोसेस में हम जब बच्चों को जज करते हैं तो बच्चों को कितना सही पता है कितना गलत पता है वो टीचर को पता चल जाएगा। टीचर को अगर पता चल गया तो टीचर यूज वेरियस टाइप ऑफ मेथड्स टू टीच अगेन एंड अगेन up to this point when the students acquire the knowledge in specific way with the proper correct answer। तो करेक्ट आंसर जब तक बच्चों को याद नहीं रह रहा तब तक अगर हम लोग मेहनत करते तो उसको फॉर्मेटिव में काउंट किया जाता है। तो टीचर के लिए बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि अगर आपके बच्चों को आप छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ के जज करते रहोगे तो ऑब्वियस से आपको पता रहेगा कि हाँ पहले का पैराग्राफ बच्चों को समझ आ गया, सेकंड पैराग्राफ समझ आ गया, थर्ड में प्रॉब्लम है तो थर्ड को और एक बार रिपीट करती हूँ। तो ऐसा चीज कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस असेसमेंट प्रोवाइड्स स्टूडेंट विथ टाइमली स्पेसिफिक फीडबैक। देखो टाइमली, जैसे मैंने आपका एक क्विक भाइवा ले लिया तो उसके साथ ही मैं विद इन 15 मिनट्स आपको मैं फीडबैक दे सकती हूँ कि आपके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे आप लर्निंग में एडजस्ट करोगे, क्या आप एडजस्ट कर सकते हो कि नहीं, ये सब कुछ मैं बता सकती हूँ, ठीक है। असेसमेंट एज लर्निंग में क्या हुआ, द स्टूडेंट डेवलप ए सेंस ऑफ ओनरशिप। यू आर द ओनर ऑफ योर ओन बॉडी, योर ओन माइंड, योर ओन इमोशंस एंड योर ओन थिंकिंग। सो totally you are a grown up person, adult person, already adolescent period is over now। So whenever you think to do something, you first judge yourself whether you are capable or not। If you are capable, then you need some feedback to adjust in the situation, some improvement to adjust in the situation or to perform the task, or some understanding to change the material। अगर मुझे पता है कि मैं क्या करने वाली हूँ, मुझे कितना कितना नॉलेज है, कितना मैं एडजस्टमेंट कर सकती हूँ, तो ऑब्वियस मैं चेंजेस लेके आऊंगी खुद में। दैट मीन्स मैं अपने हर एक चीज की ओनर हूँ, ओनरशिप मेरे पास है। उसको बोलते हैं असेसमेंट एज लर्निंग। एज स्टूडेंट्स एंगेज इन पीयर सेल्फ असेसमेंट, दे लर्न टू मेक सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। वो जान पाते हैं कि हर एक इंफॉर्मेशन का कोई एक सेंस होता है, ये जुड़ा रहता है प्रायर नॉलेज के साथ, मतलब जो नॉलेज आपको पहले से मिला है, एंड यूज इट फॉर न्यू लर्निंग। जो नॉलेज आपको पहले से मिला हुआ है या फिर आपने टीवी से सीखा या कोई एक्टिविटी से सीखा है, उसको हम फर्दर नए टाइप ऑफ लर्निंग के लिए यूज कर सकते हैं, नए नए चीजों को सीखने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। 6 से 7 लॉन्ग क्वेश्चन है इस पेपर में, 6 से 7 लॉन्ग क्वेश्चन है, एंड 6 से 7 लॉन्ग क्वेश्चन आपका अच्छे से प्रिपेयर रहे, बस इतना, क्योंकि उससे आपका सीटेड बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, अब पता है डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या है? ऑलरेडी वर्ड में ना छुपा हुआ है कुछ चीज, क्या है? पहले तो बोल रहा है कि डायग्नोस्टिक, डायग्नोज, तो ये डायग्नोस्टिक वर्ड ज्यादातर हम लोग मेडिकल पर्पस में यूज करते हैं, मेडिकल पर्पस में यूज करते हैं, डॉक्टर्स के थ्रू यूज होता है, डॉक्टर, नर्स और कंपाउंडर, एनी टाइप ऑफ मेडिकल पर्सनालिटीज जो है वो यूज करते हैं। सो जेन्युइनली टीचर हियर एक्ट एज ए डॉक्टर। हम लोग ना बच्चों के लिए एक डॉक्टर भी है। सम स्टूडेंट आपके सीनियर बैचेस के भी रहते हैं, दे आस्क मी अबाउट देयर लाइफ, अबाउट देयर पास्ट लाइफ, जो प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस किया है, कभी कभी डिस्कस करते हैं, रो भी पढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो क्यों कर रहे हैं मेरे साथ पर्सनली डिस्कस, बिकॉज वो थिंक कर रहे हैं कि मैं कुछ सोल्यूशन उनको दे पाऊँ, ठीक है, डायग्नोज कर सकूं उनके इश्यूज को, क्या कर सकते हैं उनको सजेशन दे सके। तो मान लो कि छोटे बच्चों को तारे जमीन पर मूवी देख लिया, अब मूवी और एक आमिर खान का निकला था सितारे जमीन पर, आई थिंक सो, या फिर आप चॉक एंड डस्टर देख लो, हिचकी मूवी देख लो। दिस आर द मूवीज जो कि आपको समझाते हैं कि डायग्नोस्टिक इज मोर इम्पोर्टेंट देन द फॉर्मेटिव एंड सबमिटिव। डायग्नोस्टिक जो असेसमेंट है या डायग्नोस्टिक जो इवैल्यूएशन है वो फॉर्मेटिव सबमिटिव से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब बच्चे बहुत ज्यादा बदमाशी करते हैं, ऑलवेज दे यूज द स्लैंग, और ऑलवेज वो कुछ चबाते रहेंगे मुंह पे, आपका बात नहीं सुनेंगे,
वो आपको पसंद नहीं करेंगे। सो प्रॉब्लम आपके अंदर हो सकता है, मे बी 30% प्रॉब्लम हो, बट मैक्सिमम 70% प्रॉब्लम उसका फैमिली, उसका बैकग्राउंड एंड उसी के अंदर है। तो जब तक आप बच्चों को डायग्नोज नहीं करेंगे कि उसके अंदर क्या इशू हो रहा है, कि वो ये लेसन को क्यों नहीं समझ रहा है। बहुत लोग सोचते हैं कि लेसन इसलिए नहीं समझते उसका आईक्यू कम है ना, समटाइम दे आर नॉट फोकस्ड, दे आर नॉट दैट मच फोकस्ड ऑन दिस सब्जेक्ट। उसको वो सब्जेक्ट ही पसंद नहीं आ रहा है, बिकॉज वो सब्जेक्ट का वैल्यू नहीं समझ पा रहा। ठीक है, तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए उसका नॉलेज के साथ उसको जोड़ दो, तब धीरे धीरे बच्चे को अच्छा लगना शुरू करेगा कि हाँ ये पेपर अच्छा है और मुझे ऐसे पढ़ना चाहिए, मुझ में कुछ प्रॉब्लम था वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, मैं हैप्पी रहना शुरू कर रहा हूँ एंड मैं फोकस्ड हो रहा हूँ। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। तो डायग्नोस्टिक असेसमेंट इट इज ए काइंड ऑफ प्री असेसमेंट। यही इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो जो वर्ड्स बोल रही हूँ ना, यही सब आपके चीज इंपॉर्टेंट है जो कि आपके बुक्स में लिखे नहीं रहते, तो वो लिखा गया। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा इंटीग्रल है, कौन सा प्री असेसमेंट है, कौन सा सेल्फ असेसमेंट है, कौन सा इप्सैटिव बोला जाता है। तो ये सब याद रखना है कि इट इज अ काइंड ऑफ प्री असेसमेंट विच इज डन बिफोर स्टार्टिंग ए लेसन टू अंडरस्टैंड व्हाट स्टूडेंट ऑलरेडी नो अबाउट द टॉपिक। देखो, जैसे मुझे कोई बीमारी हुआ है और उस बीमारी को कोई पकड़ नहीं पा रहा है एंड मैं जान ही नहीं पा रही हूँ, तो मैं कहाँ जाती हूँ? डॉक्टर के पास। डॉक्टर को बोलती हूँ ये मेरे सिम्टम्स हैं और मुझे पता नहीं चल रहा क्या बीमारी हुआ है। तो डॉक्टर आसानी से सिम्टम्स मतलब पहचान लेते हैं और आइडेंटिफाई करने के बाद बोलते हैं कि तुमको ये बीमारी हुआ है, डायग्नोज कर लिए। सेम थिंग, बच्चा कोई लेसन्स को कितना समझेगा, कितना अंडरस्टैंड करेगा, आप कैसे जानेंगे? बाय आस्किंग द प्रीवियस नॉलेज रिलेटेड टू दिस टॉपिक, बाय आस्किंग सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू टॉपिक और लेसन। उसको बोलते हैं प्रीवियस नॉलेज अज्यूम्ड, जो आपको लेसन प्लान में मैंने बताया था, प्रीवियस नॉलेज अज्यूम्ड। मे भी हो सकता है आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हो बच्चे वो पहले से कुछ कुछ चीजों को पढ़ के आए हो, तो ऑब्वियस है कि हम लेसन्स को कंप्लीटली नहीं बता रहे अभी, हम लेसन्स के रिलेटेड क्वेश्चंस पहले बच्चों को पूछेंगे कि बच्चों का कितना नॉलेज है, क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद लेसन्स को पढ़ाना शुरू करेंगे ताकि अच्छे से बच्चा अंडरस्टैंड कर सके। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द स्टूडेंट नॉलेज। समझ गए? ये हेल्प करता है बच्चों का नॉलेज अंडरस्टैंड करने में, बच्चों के अंदर कौन सा स्किल छुपा है वो जज करने में, बच्चों का स्ट्रेंथ क्या है वो जज करने में, और बच्चों का वीकनेस क्या है, मतलब बच्चे वीक कौन से पॉइंट पे होते हैं। आप में से कुछ बच्चे ना वीक हैं इन हैंड राइटिंग, ठीक है, किसी का स्पीड प्रॉब्लम है, स्पीड नहीं हो पा रहा इसलिए क्वेश्चन छूट जाते हैं। जब मैंने पर्सनली बहुत सारे बच्चों से बात किया है, आप में से भी, तो जब वो पर्सनली बात करते हैं और बताते हैं कि मैम ये प्रॉब्लम है, आइदर इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको प्रैक्टिस बहुत चाहिए, है ना। तो प्रॉब्लम्स जब पता चला तो मैं उसका सोल्यूशन दे पाऊंगी, तो उसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक से हम बस आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल जानते हैं, आपके क्या क्या गुण हैं, स्किल्स क्या है, आपका वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, जान पाते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अभी हम आपको जज कैसे करें या फिर आपका मतलब डायग्नोसिस कैसे करें, अगर मेरे पास आपके रिलेटेड कोई भी डाटा ना हो। जैसे मैंने अभी बोला था, मैं डॉक्टर के पास गई, मुझे बहुत गंभीर बीमारी है और मैंने बोला सर दीज आर द सिम्टम्स जो कि मेरे बॉडी में देखने को मिला है, बट मुझे पता नहीं चला ये कौन सा बीमारी है। ठीक है, तो मैं अगर सिम्टम्स ना बताऊं तो डॉक्टर एनालाइज जल्दी नहीं कर पाएगा, क्योंकि डॉक्टर बाहर से देख सकता है बट आपके बॉडी के अंदर डायरेक्टली स्कैनिंग नहीं कर सकता, है ना। उसके लिए टेस्ट करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। अगर क्विक करना है तो बच्चों से पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, उनके पेरेंट्स से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, उनके टीचर्स जो दूसरे टीचर्स है, क्लास टीचर्स है, उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। आफ्टर दैट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में प्रीवियस नॉलेज अज्यूम्ड करे कोई भी टॉपिक का, ताकि बच्चों का बेटर अंडरस्टैंडिंग समझ पाए। बिफोर स्टार्टिंग एनी लेसन टीचर इवेलुएट द स्टूडेंट, हो गया दैट हाउ मच नॉलेज स्टूडेंट हैव बाय आस्किंग क्वेश्चन रिलेटेड टू टीचिंग। समझ गए? यही चीज बोला था। अब आते हैं कि टूल्स ऑफ डायग्नोस्टिक असेसमेंट, क्या क्या चीज हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट में यूज कर सकते हैं। जैसे कोई घर का मशीन अगर खराब हो जाता है तो वी यूज वेरियस टाइप ऑफ मशीनरी
थिंग्स जस्ट लाइक मिशनरी टूल्स यूज करते हैं उसको ठीक करने के लिए, तो वैसे ही यहाँ पे डायग्नोस्टिक टूल्स हैं जिसके थ्रू हम असेसमेंट कर सकते हैं। कैसा? बच्चे का क्विक नॉलेज चेक करना है, क्विक मतलब कम समय के अंदर, विद इन 10 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट्स ऐसा। तो ओरल टेस्ट करवा लेते हैं, ओरल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है, भाईबा, ओरल क्वेश्चन, जीडी। तो मैंने आपको क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, ओरल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो उस ओरल क्वेश्चन के बेसिस पे मैं आपको जज कर लूंगी, ठीक है। अब ओरल क्वेश्चन के साथ और क्या दे सकते हैं? अगर मुझे क्विक जज करना है तो ओरल क्वेश्चंस, अगर मैं थोड़ा टाइम देके जज कर रही हूँ तो मैं रिटन क्वेश्चन आंसर दे सकती हूँ। मतलब आपको जैसे कोई जगह पे न्यू स्कूल में एक बच्चे को ज्वाइन करवाना है, बट वो पहले से ही स्टैंडर्ड 1 तक पढ़ चुका है, तो प्रिंसिपल बोलते हैं कि स्टैंडर्ड 1 में फिर से एक छोटा सा एग्जाम कर लेते हैं। आफ्टर दैट हम लोग अगर उसका परफॉर्मेंस देखते हैं कि ही और सी डिड वेरी वेल इन देयर परफॉर्मेंस, तो वो उनको हम पास कर देंगे और उनको अपग्रेड कर देंगे स्टैंडर्ड 2 में। तो ये चीज किस पे डिपेंड करता है? कुछ रिटन क्वेश्चन होंगे, 10 12 10 या 12 या 15 ऐसे क्वेश्चंस होंगे, और उसका आंसर्स बच्चा देगा रीड करके। तो ये चीज भी हो सकता है। तो रिटन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, रिटन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आल्सो, मतलब 1 वर्ड वाला, 1 वर्ड क्वेश्चन के आंसर्स होंगे, मतलब एक क्वेश्चन का आंसर्स 1 वर्ड, 1 लाइन और 2 वर्ड्स ऐसा हो सकता है, ऑब्जेक्टिव बोला गया। फिर हम डिस्कशन और डिबेट भी डाल सकते हैं। डिस्कशन एंड डिबेट क्या होता है? जब हम डिस्कशन कर रहे हैं, डिस्कशन में हम क्या कर सकते हैं? एक चीज को लेके पॉजिटिव नेगेटिव सोच सकते हैं। डिबेट में भी सेम होता है, बाकी डिबेट में डिस्कस करने के बाद उस पॉइंट को बोलना पड़ता है सबके सामने जोर से, और डिस्कशन में क्या होता है? हम नॉर्मली कैजुअल डिस्कशंस कर सकते हैं, ठीक है। क्या हम इतना क्लियर है? कौन सा स्ट्रैटेजी मैम? पहले मैं आपका पूछ ली कि कितने टाइप का आप जानते हो, क्या क्या आपको पता है, इंसाइटफुल लर्निंग थ्योरी किसने दिया है, कुछ क्वेश्चन पूछा, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग मैंने समझा, हाँ बच्चे समझ गए हैं, तो मैं आगे स्ट्रेटेजी अपना बदल के पैराग्राफ पैराग्राफ पढ़ा के क्वेश्चन भी पूछ सकती हूँ, ताकि बच्चों को फीडबैक भी क्विक क्विक मिल सके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नॉलेज आपका देख के, आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल को देख के उस बेसिस पे स्ट्रेटेजीज ऑलवेज चेंज कर सकती हूँ। तो ये हमारे टीचिंग शिप, मतलब टीचरशिप बोलते हैं, जो टीचिंग प्रोसीजर है इसको बहुत बेटर कर देता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। द मोटिव बिहाइंड फॉर्मेटिव असेसमेंट इज टू स्क्रीन स्टूडेंट। देखो मोटिव क्या है, आपको किसी ने मोटिव पूछ लिया कि इसका मोटिव क्या है या पर्पस क्या है ना, हम बच्चों को स्क्रीन कर रहे हैं। स्क्रीन मतलब स्क्रीनिंग, फिल्टरिंग, ये तो समझ जाओगे। स्क्रीनिंग नहीं समझे तो फिल्टरिंग समझ लेना। फिल्टरिंग, फिल्टरिंग करेंगे किसको? कि कौन सा बच्चा अच्छा समझ रहा है, कौन सा बच्चा नहीं समझ रहा है। तो 2 टाइप के ग्रुप बन गए। एंड गिव प्रोग्रेसिंग इनपुट टू टीचर्स, तो उसी के बेसिस पे जैसे उस बच्चे का प्रोग्रेस हो उस अकॉर्डिंग टीचर वहां पे आइडिया देंगे या स्टूडेंट के ऊपर अप्लाई करेंगे। सो इट इज, ये क्या है, कौन सा टाइप का असेसमेंट है? असेसमेंट फॉर लर्निंग है, फॉर है। इट डिजाइन एप्रोप्रिएटली, ये बहुत प्लानिंग के साथ एप्रोप्रिएटली पहले से तैयार किया जाता है। इसके थ्रू क्या होगा? बच्चों का स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का पता चलेगा, बच्चों का इम्प्रूवमेंट पता चलेगा, बच्चे खुद को कितना रेगुलेट कर रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं वो पता चलेगा, सेल्फ रेगुलेटरी स्किल कितने हैं, दैट दे मैनेज देयर एजुकेशन इन ए लेस हैप्पीजेंट फैशन। अभी देखो ना, कोई बच्चे को अगर आप कभी ना जज नहीं करते हो, बस पढ़ाते हो छोड़ते हो, पढ़ाते हो छोड़ते हो, कुछ एग्जाम नहीं कुछ नहीं, तो बच्चा ना हैप्पीजेंट पढ़ना शुरू करता है। अरे मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं वो पढ़ूंगा, फिर छोड़ दूंगा। अरे ये पेज आज अच्छा नहीं लगा, छोड़ दिया। कल वो पेज अच्छा नहीं लगा, छोड़ दिया। जो बुक अच्छा लग रहा है मैं उसी पे ही स्टिक रहूंगा, बाकी बुक्स पढ़ूंगा नहीं। तो उसको बोलते हैं हैप्पीजेंट फैशन में पढ़ना। उस चीज को ठीक करने के लिए आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, अभी बोला था। इट हेल्प्स, देखो और एक पॉइंट भी आया, इट हेल्प्स इन गिविंग फीडबैक टू बोथ टीचर एंड स्टूडेंट। अगर मैं बोलूँ बोथ टीचर एंड स्टूडेंट को फीडबैक मिलता है तो आप फटाफट बोलना फॉर्मेटिव असेसमेंट। सबमेटिव में नहीं मिलेगा, सबमेटिव को स्टूडेंट्स में मतलब स्टूडेंट्स को फीडबैक मिलता है, टीचर्स को नहीं। सो बोथ टीचर एंड स्टूडेंट को कहाँ पे फीडबैक मिला? फॉर्मेटिव में, ठीक है। सो दैट दे नो देयर मिस्टेक्स एंड रेक्टिफाइड इट, सो दैट
टीचर अपना प्रॉब्लम समझ पा रहा है कि कैसे वो पढ़ा रहा है, गलत पढ़ा रहा है, सही पढ़ा रहा है, वो रेक्टिफाई कर देगा। स्टूडेंट समझ पा रहा है कि मैं यहाँ पे अंडरस्टैंड नहीं कर सकता हूँ, तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा और उसको सोल्यूशन डाल के फिर मैं आगे बढ़ूंगा। इट ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द फैकल्टी अबाउट द एरियाज स्टूडेंट आर स्ट्रगलिंग। देखो, अभी कोई एक बच्चा मैथ्स में स्ट्रगल कर रहा है, बाकी चीज में वो करेक्ट है, तो उस सब्जेक्ट में हम स्पेशली उसको सपोर्ट देंगे, इसलिए फॉर्मेटिव असेसमेंट चाहिए। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट जो कि हेल्प करता है कि बच्चों का नॉलेज कैसे जज करे, बच्चे कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, और उसका रियल टाइम जो चैलेंजेस मिलते हैं वो कैसे उस सिचुएशन को हैंडल कर रहा है, चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ वो कैसे काम कर रहा है, डिफरेंट सिचुएशन में कैसे वो रह रहा है, तो उसको जज करने के लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट है। फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए बहुत सारे छोटे छोटे चीज है। क्वेश्चनियर, पता है क्वेश्चनियर क्या होता है? मतलब ग्रुप ऑफ क्वेश्चन आस्किंग बाय टीचर्स एंड मेंशन्ड इन ए क्वेश्चन बुक। और क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे जाएंगे जो कि टीचर बच्चों को पूछेंगे उस टॉपिक से ओरिएंटेड, ताकि बच्चों का अंडरस्टैंडिंग समझ सके। क्विजेस क्या है? एमसीक्यूज पूछ देना, पूछना है। और एमसीक्यूज को छोड़ के हम क्विज और भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक ट्रू फॉल्स के साथ भी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के साथ भी ऐसा। डिबेट अभी बोला था कि कोई एक टॉपिक के ऊपर हम कॉन्स एंड प्रोस को लेके काम कर सकते हैं, या फिर डिमेरिट्स मेरिट्स को लेके कर सकते हैं। एसेज राइटिंग, अब एक चीज नोटिस करना, क्वेश्चनियर जो है ये लॉन्ग शॉर्ट बोथ टाइप ऑफ क्वेश्चन हो सकता है। क्विजेस जो है ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में हो सकते हैं। डिबेट आपका लेंदी प्रोसीजर भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है, मतलब 5 मिनट का डिबेट भी हो सकता है, 1 घंटा का भी हो सकता है। एसेज जो है वो आपके टोटली सब्जेक्टिव बेस्ड है, मतलब सब्जेक्ट जो गिवन होगा, टॉपिक जो गिवन होगा, उसी बेस पे वो बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे, और उसमें भी बच्चों का फ्रीक्वेंट जो आइडियाज है, नॉलेज है, हम जज कर सकेंगे। वर्कशीट क्या है? वर्कशीट होता है आप कितना टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं, जितना कंप्लीट किया उसको आपने कॉपी में नोट डाउन कर लिया, जितना कंप्लीट किया उसको आपने नोट डाउन कर लिया अपने कॉपी में। लैब रिसर्च क्या होता है? जब हम लैब में काम करते हैं तो उसके रिसर्च जो जो चीज लेके कर रहे हैं, जो मटेरियल है, जो रिजल्ट्स आते हैं, सब कुछ हम लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे। ठीक है, फिर हम सबमिटिव में जाने वाले हैं। सबमिटिव असेसमेंट क्या था? अब तो हम समझ चुके हैं कि एट द एंड ऑफ दिस सेशन होगा, तो हम एक्चुअल में बच्चों का प्रोग्रेस जानना चाहते हैं। ठीक है, बच्चों का प्रोग्रेस जानना चाहते हैं कि जैसे मैं वेट करती हूँ, मेरा बहुत ही मन टेंशन में रहता है कि जब आपका रिजल्ट आने रहते हैं। ठीक है, क्यों? मैंने पढ़ाया और आपने खुद से पढ़ा, प्रिपेयर किया, एग्जाम लिखा, आफ्टर एग्जामिनेशन जो इवैल्यूएशन आके उसका आता है, देखो एक रहता है वैल्यूएशन, वैल्यू रहेगा, एक उसके साइड में लिखा रहता है पी एप। तो पी का मतलब पास, एप का मतलब फेल। तो ये हो गया आपका क्या? असेसमेंट। ठीक है, पी एप जो लिखा है वो असेसमेंट है। अब ऐसा जब अरेंजमेंट होता है और अच्छे करते हैं बच्चे, तो पता चलता है कि बच्चों का प्रोग्रेस चल रहा है। ठीक है, और जो बच्चे धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे, तो हर एक सेमेस्टर उसका ग्रोथ होता जाएगा, वहां से समझना वो सबमिटिव असेसमेंट है। तो सबमिटिव असेसमेंट मेजर्स स्टूडेंट प्रोग्रेस एज एन असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ये बच्चों का डाटा देता है पेरेंट्स को कि बच्चा क्या लेके फ्यूचर में पढ़े, बच्चा का प्रोग्रेस क्या है, फ्यूचर स्ट्रेटेजी क्या रहेगा, बच्चा कैसे पढ़ेगा प्लानिंग के साथ, और क्या पढ़ेगा, ये सब के बारे में सबमिटिव असेसमेंट बताता है। Summative assessment are given to student towards the finish of an educational period. बच्चों को कब दिया जाता है सबमिटिव असेसमेंट? जब बच्चा कोई पीरियड, एजुकेशन का जो सेशन है, एजुकेशनल जो सेशन है, पीरियड है, क्लास है, वो खत्म जब होने को हो रहता है, तब होता है। They are evaluative as opposed to indicative and are utilized to gauge whether a course of learning or goals were met. देखो, इससे हम कोई झगड़ा या कुछ लाना नहीं चाहते, ये इवैल्यूएटिव प्रोसेस जैसा ही है, जहाँ पे हम बच्चों का लर्निंग गोल्स और एम्स फुलफिल हुआ कि नहीं देखना चाहते हैं। अगर बच्चा फुलफिल कर लिया है, अपना लर्निंग गोल्स जो है उसको मिट कर रहा है और उसको क्लियर कर रहा है, तो दैट इज ए सबमिटिव असेसमेंट सक्सेसफुल है। इन कॉन्ट्रास्ट टू फॉर्मेटिव अप्राइजल्स, मतलब फॉर्मेटिव जो अप्राइजल्स और फॉर्मेटिव जो असेसमेंट है उसके कंपैरिजन में सबमिटिव असेसमेंट आर फॉर्मल। याद रखना,
फॉर्मल किसे बोलते हैं? जो रूल फॉलो करते हैं सेम रहता है फॉर ऑल टीचर्स एंड फॉलोड बाय ऑल टीचर्स. रूल्स फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट एंड followed by all teachers in same way in same standard is called summative assessment. Informative assessment, formative assessment, informal assessment बोला जाता है. Informal self assessment, formative assessment ये दोनों ही informal है. Summative assessment formal है. तो फॉर्मल है मतलब इसका क्लियर इंस्ट्रक्शंस, क्लियर डायरेक्शंस, क्लियर एजम्पशंस, क्लियर प्रेडिक्शंस सब कुछ रहेंगे. ग्रेडिंग सिस्टम्स, मार्किंग सिस्टम्स, पास फेल, परसेंटेज सिस्टम्स सब कुछ पहले से डिसाइडेड रहेगा, जो कि फॉर्मेटिव में कुछ पहले से डिसाइडेड नहीं होता है, टीचर खुद से करते हैं. अगर टीचर कोई चीज खुद से करते हैं तो वो इनफॉर्मल प्रोसीजर है. फॉर्मल जहां पे गवर्नमेंट सबके लिए एक ही तरह से रूल बना के इंस्ट्रक्शंस के साथ फिक्स करता है, वो होता है आपका फॉर्मल. ठीक है. नेक्स्ट, इट यूज टू इवैल्यूएट स्टूडेंट्स लर्निंग स्किल एक्विजिशन. देखो ये चेक करता है कि बच्चा कितना सीखा है, बच्चा कितना स्किल को लर्न कर पाया, क्या एकेडमिक अचीवमेंट है. मतलब हम जैसे एक लेटर लिखते हैं तो लेटर का कंक्लूडिंग पॉइंट होता है ना, कोई कहानी का कंक्लूजन होता है, एंड पॉइंट होता है. तो समेटिव असेसमेंट एक एंड पॉइंट जैसा है, जहां पे जो इंस्ट्रक्शनल पीरियड था, लर्निंग पीरियड था, उसको जज करने के लिए लास्ट में जो दिया जाता है वो कंक्लूजन है. इस पर टिपिकली हम प्रोजेक्ट हो सकता है, यूनिट, कोर्स, सेमिस्टर, प्रोग्राम, स्कूल ईयर, उसके बाद ही होगा. टाइप्स ऑफ समेटिव असेसमेंट क्या है? तो ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट हो सकता है, पढ़ाऊंगी धीरे धीरे, है ये सब कुछ है. एग्जाम क्रिएटेड बाय एग्जामिनर, एग्जामिनर एग्जाम क्रिएट कर रहा है, सबको बता के फिक्स्ड करके लास्ट पॉइंट पे एग्जामिनर एग्जाम क्रिएट कर रहा है, ये भी सबमिटिव हो जाएगा. यूनिट टेस्ट, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन था कि मैम यूनिट टेस्ट फॉर्मेटिव होता है कि सबमिटिव. देखो यूनिट टेस्ट मतलब एक यूनिट कंप्लीट होने के बाद ही टेस्ट होगा, तो उसको हम बोलेंगे सबमिटिव. एंड ऑफ टर्म और मिड टर्म एग्जाम, जो मिड टर्म एग्जाम जो हाफ ईयरली एग्जाम्स होते हैं, तो हाफ ईयरली बोला गया, हाफ ईयर कंप्लीट होने के बाद, हाफ कोर्स कंप्लीट होने के बाद टेस्ट होता है, तो वो भी सबमिटिव है. फाइनल प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट पे वर्क करें और बाद में लास्ट में सबमिट करो, जैसे कि आपके इस सेमेस्टर का असाइनमेंट रिकॉर्ड्स आप लास्ट में सबमिट करोगे, तो ये सब सबमिटिव है. फाइनल प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशंस देना, ये भी सबमिटिव है. इसके बाद ये इप्सेटिव आता है. ठीक है, चलो कंप्लीट कर लेते हैं. क्या है इप्सेटिव, देख लेते हैं. Ipsative assessments are one of the type of assessment as learning. Assessment as learning बोला है, तो as learning मतलब कौन सा होगा? Anyone रेफरेंस में हम क्या कर रहे हैं पहले और एक बार बता दूं. एक पर्सन का रिजल्ट 90% है, ये फर्स्ट पोजीशन है, तो इसके पोजीशन से दूसरों के पोजीशन को कंपेयर करना कि ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, कैसे मिला ना, इससे इसका कंपैरिजन हुआ, इससे कंपेयर करके हमने पता किया इसका पोजीशन अलग है, तो ये उसका परफॉर्मेंस को जजमेंट कर रहे हैं. तो इस टाइप का जो प्रोसीजर है इसको बोलते हैं नॉन रेफरेंस टेस्ट. जो हम एग्जाम के टाइम पे करते हैं ना, रैंकिंग प्रोसीजर, रैंक्स मिलते हैं, ये फर्स्ट रैंक पे, सेकंड रैंक पे, थर्ड रैंक पे है, तो ये जो रैंकिंग परफॉर्मेंस है ये नॉन रेफरेंस है. इट ऑल्सो हेल्प्स इन कंपेयरिंग स्टूडेंट डाटा विथ प्रीवियस ईयर स्टूडेंट. इससे हम इस साल के स्टूडेंट के डाटा को प्रीवियस ईयर स्टूडेंट के डाटा के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं. अब आता है लास्ट, क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट. क्राइटेरियन क्या है ना, क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट कंपेयर द स्कोर ऑफ एन इंडिविजुअल स्टूडेंट टू ए लर्निंग स्टैंडर्ड. अभी देखो आपको बता दूं, ये जो टेट एग्जाम्स हो रहे हैं, सीटेट, जैसे सीटेट में बोला गया कि जनरल कैंडिडेट को रखना पड़ेगा 90 मार्क्स आउट ऑफ 150, तो ये उसका एक स्टैंडर्ड बना दिया गया, मतलब फिक्स स्टैंडर्ड है, फिक्स्ड स्टैंडर्ड है. ये स्टैंडर्ड के बेसिस पे जितने पार्टिसिपेंट्स 90 से अबव, 90 और 90 से अबव रखते हैं वो सारे क्लियर. तो यहाँ पे कोई एक पर्सन से और एक हाईएस्ट पर्सन से हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम एक स्टैंडर्ड बना चुके हैं और उस स्टैंडर्ड से बाकी लोगों को कंपेयर किया जा रहा है और पास फेल बताया जा रहा है, तो उसको क्राइटेरियन रेफरेंस बोला गया. मतलब एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया जो कि गवर्नमेंट के थ्रू फिक्स किया जाएगा और उस बेसिस पे अगर हम दूसरे बच्चों को
वो पास करे या फेल, उस स्टैंडर्ड को क्लियर करने के बाद जानते हैं, तो उसको हम क्राइटेरियन रेफरेंस बोलते हैं। In this, student performance is evaluated on the basis of some fixed predefined criteria. इसमें सिर्फ मैंने नंबर से बताया, हो सकता है कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पे भी हम जज कर सकते हैं। जैसे कि ब्यूटी पाइजेंट्स होते हैं, उनको जज किया जाता है उनके हाइट, उनका वेट, उनके एक्टिविटी, उनका प्रेजेंटेशन। तो कुछ क्राइटेरिया ना पहले से ही फिक्स है, कुछ नियम पहले से ही फिक्स्ड है। उस नियम से हम जब क्लियर कर रहे हैं लोग और उसको क्रॉस कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि ये क्राइटेरियन रेफरेंस को क्रॉस किया। ठीक है, तो हम बच्चों के परफॉर्मेंस को जज करते हैं। अगर सपोज सोचो दूसरे, मेरा परफॉर्मेंस अच्छा है, दूसरे बच्चों का परफॉर्मेंस बुरा है, तो दूसरे बच्चों के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग मेरा परफॉर्मेंस में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, दैट्स इट, इतना है।